हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे पीएसआई के बारे में, जिसके अंदर से अपन देख रहे थे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास के अंदर से अपन चर्चा कर रहे थे मेवाड़ का इतिहास, उसके बारे में अपन देख रहे थे। मेरे भाई 5 क्लास इसकी हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। आज मेरे भाई ये छठी क्लास है। छठी क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन कर दिया करो मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद करता हूँ कि आपने कर दिया होगा। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अपन मोक्कल तक चर्चा कर चुके थे, अब चर्चा करते हैं अपन मोक्कल से आगे। आगे कौन आएगा मेरे भाई? मारना कुंभ आएगा। मारना कुंभा का जो शासनकाल था वो 1433 से लेकर 1468 तक था। उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करें। देखो मेरे भाई, सबसे पहले अपन मारना कुंभा का सामान्य परिचय देख लेते हैं। राणा लाखा तो इनके दादा थे, हंसाबाई इनकी दादी थी, और मोक्कल इनके पिता थे मेरे भाई। और सौभाग्य देवी इनकी माता थी। याद रखना है किसकी? मारना कुंभा की। और बात करें मेरे भाई इनके ताऊ के बारे में, तो इनके ताऊ का नाम आता है, कौन आता है मेरे भाई? राणा चुंडा। क्या नाम आता है? राणा चुंडा नाम आता है, जो मेवाड़ के भीष्म पिता कहे जाते हैं। याद रखना है, ठीक है। अब जब इनका मारना कुंभा ने राज्य ग्रहण किया था, उस समय इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो यहाँ पर से लिखे गए हैं कि राज्यरोहण के समय 3 प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। पहली चुनौती थी कि मेरे भाई की पिता के हत्यारों से प्रतिशोध, अपने पिता मोक्कल के हत्यारों को दंडित करना था। पहली चुनौती ये थी। दूसरा बात करें रणमल राठौड़ का बढ़ता प्रभाव, मेवाड़ के दरबार में रणमल के प्रभु के प्रभुत्व का मतलब समान आप रणमल के प्रभुत्व को, याद रखना मेरे भाई, रणमल के प्रभुत्व को समाप्त करना था। नेक्स्ट बात करें सीमावर्ती क्षेत्रों पर पुनः अधिकार, मेवाड़ से छीने गए क्षेत्रों को वापस जीतना भी इनका एक चुनौती थी। ये 3 सामान्य चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं। अब साथियों, सबसे पहले होता क्या, मारना कुंभा ना अपने दिमाग से काम लेते हैं। वो क्या करते हैं कि रणमल राठौड़ को बुलाते हैं कि आजा भाई यार, 2-4 का काम खत्म करना है। तो वो किस किस को बता खत्म करवाते हैं मेरे भाई? उन्होंने देखो पहली चुनौती को किस प्रकार से समाधान किया। यहाँ पर से कुंभा ने रणमल राठौड़ की सहायता से साथियों क्या किया, यहाँ पर से कोटड़ी के अंदर से, याद रखना मेरे भाई कौन सा है ये? कोटड़ी। कोटड़ी में चाचा और मेरा की क्या करवा दी मेरे भाई? हत्या करवा दी। ठीक है। दूसरा बात करें बाद में, तो यहाँ पर से क्या होता है मेरे भाई, अक्का जो चाचा का बेटा था और महबा पवार, ये दोनों क्या हो जाते हैं मेरे भाई? फरार हो जाते हैं, मतलब कि भाग जाते हैं कि इनको भी काम खत्म किया जाएगा। बाद में क्या करते हैं मेरे भाई, ये जो अक्का और महबा पवार है ना, ये मेवाड़ से लेकर साथियों कहाँ पर चले जाते हैं? मालवा में चले जाते हैं। और मालवा में साथियों कौन था? वह याद रखना मोहम्मद खिलजी था। सॉरी, मोहम्मद खिलजी के साथियों दरबार में क्या करते हैं? शरण लेते हैं। और बाद में क्या करते हैं साथियों, ये मतलब कि भविष्य के अंदर से संघर्ष का कारण बन जाता है, जिसकी अपन आगे चर्चा कर लेंगे। आपको तो बस इतना ही याद रखना कि अक्का और महबा पवार किसके शरण लेते हैं मेरे भाई? महमूद खिलजी के शरण लेते हैं मालवा के अंदर से। ठीक है। अब आगे बात करते हैं मेरे भाई, बाद में क्या होता है कि जो रणमल राठौड़ का बढ़ता प्रभाव, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब होता क्या मेरे भाई कि रणमल की सहायता से कुंभा ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। जैसे सिरोही, सिरोही में बात करें तो सहसमल देवड़ा को पराजित कर पूर्वी सिरोही, बसंतगढ़ और अचलगढ़ पर कब्जा कर लिया। दूसरा बात करें बूंदी, बूंदी का शासक था मेरे भाई बेरीसाल को हराकर साथियों मांडलगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया। ये साथ कौन दे रहा है? रणमल राठौड़ दे रहा है। किसका साथ दे रहा है? कुंभा का साथ दे रहा है। ठीक है। और साथ ही इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है मेरे भाई रणमल राठौड़ का। यहाँ पर से अपन देखेंगे मेरे भाई कि टकराव की स्थिति आपको देखने को मिलती है रणमल राठौड़ का, या फिर बोल सकते हो कि रणमल का बढ़ता हस्तक्षेप से। पहला बात करें मेरे भाई, निर्णायक घटना आती है कि रणमल राठौड़ ने दरबार में मोक्कल के संरक्षक और चुंडा के भाई राघव देव की क्या करते हैं मेरे भाई? हत्या कर दी जाती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसका जो परिणाम होता है कि मेवाड़ के सामंत हैं वो रणमल के विरुद्ध हो गए थे। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से क्या होता है देखो, कुंभा दोबारा से दिमाग से काम लेता है। तो कुंभा क्या करता है मेरे भाई? एक राजनीतिक कदम उठाता है और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए राणा चोंडा को साथियों क्या करता है? पुनः दरबार में बुलाता है। थोड़ा सा याद रख लेना। अब क्या होता है कि मेरे भाई यहाँ पर से कुंभा के दिमाग में चलने लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि राणा चुंडा को क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से सॉरी रणमल राठौड़ को कैसे न कैसे खत्म करना है। और उसकी सहायता कौन करेगा मेरे भाई? राणा चोंडा करेगा। ठीक है। यहाँ पर से आपको एक देखने को मिलेगा मेरे भाई, किसका? भारमली प्रकरण देखने को मिलेगा। भारमली प्रकरण है मेरे भाई, इसमें से क्या होता है कि रणमल का अंत होता है।
इसमें से होता क्या मेरे भाई, जो रणमल राठौड़ है इसकी एक सेटिंग होती है, बोले तो एक प्रेमिका होती है जिसका नाम था मेरे भाई दासी बारमली होती है। ठीक है, बाद में क्या करता है मेरे भाई, इधर जो राणा चुंडा है ना, ये बारमली से क्या करता है, अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाता है। ठीक है, उसको गुलाब के फूल देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है, उपहार देकर जाता है। तो बाद में क्या हो जाती है कि ये जो दासी बारमली है ना, ये राणा चुंडा की तरफ थोड़ी सी क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है मेरे भाई। बाद में क्या होता है मेरे भाई कि राणा चुंडा एक ऐसा प्लान बनाता है कि रणमल राठौड़ को क्या करता है कि रास्ते से हटाना है। तो साथियों वो क्या करता है कि एक दिन इसको बताता है कि जब मैं यहाँ पर से शराब पीने के लिए आऊँ इसके पास में, रणमल राठौड़ के पास में, तो एक शराब के अंदर से साथियों जहर मिलाकर लेकर आ जाना। बारमली को यह बात कहता है। ठीक है, यहाँ पर से क्या होता है कि रणमल राठौड़ के घर आ जाता है। कौन आता है, राणा चुंड आ जाता है। ये दोनों क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से बैठ जाते हैं। ठीक है, बाद में रणमल राठौड़ क्या कहता है साथियों, दासी बारमली को कहता है कि राणा चुंडा के लिए चाय लाओ। तो ये चाय लाने के लिए बोलता है कि राणा चुंडा बोल देता है मैं चाय नहीं पीता। बाद में क्या होता है कि मेरे भाई ये बोलता है रणमल राठौड़ है, ये दासी बारमली को कहता है कि चलो एक एक पैग बना कर दे दो। बाद में ये पैग बना कर एक और लेकर आती है मेरे भाई। और बाद में क्या होता है कि जो उस पैग के अंदर से एक पैग में क्या करता है कि दासी बारमली है ना, इसको जहर दे देती है, किसको, रणमल राठौड़ को जहर दे दिया जाता है। और बाद में मेरे भाई 1438 के अंदर से जो रणमल राठौड़ है इसका क्या हो जाता है मेरे भाई, मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ें कौन देख लेता है मेरे भाई, ये सारी की सारी जो घटना वो राव जोधा देख लेता है। राव जोधा के मन में दिमाग में ऐसा डर बैठ जाता है कि अब मेरा काम हो मतलब सी खत्म होना 100% है। वो वहाँ से मेरे भाई भाग जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से देखने को मिलेंगी। रणमल राठौड़ का अंत 1438 में होता है। राणा चुंडा के सारे बारमली द्वारा रणमल राठौड़ को विष देकर मार दिया गया था। तत्कालीन परिणाम क्या होता है मेरे भाई कि रणमल का जो पुत्र होता है राव जोधा, जो इस समय मेवाड़ में ही था, वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब क्या होता है कि जो राव जोधा का पीछा करती है कौन मेरे भाई, यहाँ पर से मेवाड़ी सेना राव जोधा का पीछा करती है। जो मंडोर, सोजत, पाली और लूणकरणसर, इनको साथियों क्या कर देती है, जो मेवाड़ी सेना है वो इसको अपना अधिकार ले लेती है। ठीक है, और बाद में साथियों जो बीकानेर के अंदर से काहुनी गांव है, वहाँ पर से राव जोधा है ना मेरे भाई, यहाँ पर से अपनी जान बचाते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना। जैसे मंडोर, सोजत, पाली और लूणकरणसर, ये क्षेत्र किसके अधीन आ जाते हैं, ये मेवाड़ी सेना के अधीन आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर से संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इस संघर्ष की उत्पन्न होने के बाद में साथियों क्या होता है कि एक इन दोनों के अंदर से सुलह करवाने के लिए साथियों कौन आती है, हंसाबाई आती है। उसके बारे में अपन बात करते हैं। हंसाबाई कौन थी मेरे भाई, तो याद रखना यहाँ पर से राव जोधा की तो मेरे भाई बुआ थी, और महाराणा कुंभा की कौन थी मेरे भाई, दादी थी। ये थोड़ा सा याद रखना। हंसाबाई ने साथियों मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में इस विनाशकारी संघर्ष को समाप्त करने हेतु दोनों पक्षों में सुलह करवाई। और उस सुलह का नाम आपको देखने को मिलेगा कौन सा मेरे भाई, आवल बावल की संधि आपको देखने को मिले। अब 1453 के अंदर से आवल बावल की संधि आपको देखने को मिलेगी। ये रही आपके पास में आवल बावल की संधि। कब होती है, 1453 में होती है। कहाँ होती है, सोजत पाली में होती है। मध्यस्थता कौन करवाता है, हंसाबाई करवाती है। इसका उद्देश्य क्या था मेरे भाई, इसका आवल बावल की संधि का उद्देश्य था मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का स्थायी निर्धारण था। यहाँ पर से देखो साथियों, एक तरफ तो आंवले वाला क्षेत्र था वो मेवाड़ के अधीन आ गया, और बावल जो बबूल वाला क्षेत्र था मेरे भाई वो मारवाड़ के अधीन आ जाता है। और ये संधि कौन करवाती है, ये हंसाबाई कराती है। 1453 में होता है। बाद में बात करें तो मेरे भाई इस संधि के बाद में भी बहुत सारे लोगों के मतलब दिमाग में ये सर आ जाता है कि इस संधि से तो काम नहीं चलने वाला। बाद में क्या करते हैं साथियों, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य एक वैवाहिक संबंध विस्थापित हो जाता है, जिससे ये संधि बढ़िया तरीके से बनी रहे। उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। संधि को सुदृढ़ करना मतलब कि वैवाहिक संबंध यहाँ पर से बना लिया जाता है। यहाँ पर से मेरे भाई बात करें, महाराणा कुंभा है ना, उसका पुत्र था मेरे भाई रायमल था, और राव जोधा की जो पुत्री थी श्रृंगार कुंवरी। इन दोनों के अंदर क्या होता है साथियों, विवाह करवा दिया जाता है, जिससे ये संधि है बढ़िया तरीके से मजबूत हो जाती है। मेवाड़ और मारवाड़ संबंधों को मजबूत करने के लिए ये विवाह संपन्न हो जाता है। और बात करें मेरे भाई, ये श्रृंगार कुंवरी है, ये साथियों चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करती है। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, अब चर्चा करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, मेवाड़ मालवा संघर्ष के कारण के बारे में बात करते हैं।
पहला तो तत्कालीन क्या था मेरे भाई कि मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी ने क्या किया मेरे भाई, महमूद खिलजी ने कुंभा के पिता के हत्यारों मेहपा पवार और अक्का को साथियों अपने यहाँ पर शरण दे रखी थी, ये कारण था। दूसरा बात करें, कुंभा द्वारा विद्रोहियों को सौंपने की मांग की तो खिलजी क्या करता है मेरे भाई, उसको अस्वीकार कर देता है और बाद में क्या हो जाता है मेरे भाई, एक युद्ध की स्थिति पनप जाती है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, मालवा संघर्ष की पृष्ठभूमि के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर से होता है क्या मेरे भाई कि मालवा का जो शासक था वो याद रखना मेरे भाई आपको कौन देखने को मिले, होशंग शाह था। और होशंग शाह की मृत्यु के बाद में उसका बेटा था मेरे भाई उमर खां, ये यहाँ पर से क्या बनता है मेरे भाई, यहाँ का उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, और इधर बात करें मेरे भाई, महमूद खिलजी था, ये होशंग शाह का सेनापति था। ये साथियों क्या करता था, ये उमर खां को साथियों हराकर ये क्या करता है मेरे भाई, यहाँ पर से सत्ता स्थापित करना चाहता है। बाद में क्या करता है मेरे भाई, जो उमर खां है ना, ये कुंभा से सहायता मांगता है। कुंभा क्या करता है मेरे भाई, उसकी सहायता कर देता है और लेकिन बाद में ये बोलता है कि हम जो जो कहेंगे ना तो वो आपको करना पड़ेगा। उमर खां उसमें हाँ बोल लेता है कि हाँ मैं सारी चीज़ें कर दूंगा। बाद में क्या करता है कि साथियों महमूद खिलजी को यहाँ पर से कुंभा हरा देता है। इस घटना में साथियों क्या होता है कि कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में पहले से तनाव था, तो यहाँ पर से लड़ाई हो जाती है, तो इसको हरा दिया जाता है। अब चर्चा करते हैं मेरे भाई जो महाराणा कुंभा के जो प्रमुख सैन्य संघर्ष थे उनके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें इधर, एक तो मेवाड़ की तरफ तो महाराणा कुंभा है और मालवा की तरफ मेरे भाई कौन है, यहाँ पर से महमूद खिलजी प्रथम है और गुजरात की तरफ आपको कुतुबुद्दीन शाह आपको देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों के मध्य साथियों चंपारण की संधि होती है जो 1456 को होती है। साथियों इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। पहले अपन मालवा के बारे में देख लेते हैं। मालवा के अंदर से साथियों क्या होता है, मालवा पर प्रथम विजय होती है और उस युद्ध का नाम आता है सारंगपुर का युद्ध। ये रहा आपके पास में सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य होता है, पहले बात करें मेरे भाई, ये 1437 में होता है। ठीक है, और मेवाड़ महाराणा कुंभा और इधर बात करें मालवा का जो शासक था वो महमूद खिलजी प्रथम, इन दोनों के मध्य ये सारंगपुर का युद्ध होता है। इसका जो रिजल्ट निकलता है मेरे भाई कि जो महाराणा कुंभा वो इसमें विजय रह जाते हैं। और बात करें मेरे भाई इस युद्ध के अंदर से साथियों क्या होता है कि जो महमूद खिलजी प्रथम है इसको साथियों महाराणा कुंभा 6 माह तक साथियों चित्तौड़ में कैद कर कर रखता है और बाद में क्या करता है कि वो जो महाराणा कुंभा है थोड़ी बहुत दया करता है कि इसको छोड़ दिया जाए भाई। बाद में क्या करता है कि मेरे भाई बाद में महाराणा कुंभा अपनी उदारता दिखाते हुए उसको पारितोष इनाम देकर छोड़ दिया जाता है। और इसी विजय के उपलक्ष्य में मेरे भाई एक क्या होता है कि जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है, याद रखना महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर से 1440 से लेकर 1448 के अंदर से। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे उसको छोड़ा गया था ना, किसको, महमूद खिलजी को, तो बाद में क्या करता है वहाँ पर से जाकर वो क्या करता है मालवा में जाकर कहता है कि मैं तो वहाँ पर से युद्ध जीत कर आया हूँ, देखो मेरे को तो इनाम भी मिला है। बाद में क्या करता है साथियों, वो अपनी विजय का दावा करता है। दावा करने के बाद में साथियों मांडू के अंदर से एक 7 मंजिला मतलब कि मीनार है उसका निर्माण भी करवाता है। कौन करवाता है, महमूद खिलजी करवाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएंगी। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ के बारे में अपन जब अपन आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे मेरे भाई एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, कितना मंजिला है क्या क्या, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। अभी तो अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के जो संबंधित चीज़ें हैं वो देख रहे हैं मेरे भाई। महाराणा कुंभा ने सारंग विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में इसका निर्माण करवाया था 1440 से 1448 के मध्य। और बात करें मेरे भाई इस हार के बावजूद महमूद खिलजी ने अपनी विजय का दावा करते हुए मांडू में 7 मंजिला मीनार का भी निर्माण करवाया था, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब बाद में क्या होता है कि मेरे भाई जो महमूद खिलजी है ना, ये जो उसने सारंगपुर युद्ध में हार मिली थी उस हार का बदला लेने के लिए साथियों एक युद्ध करता है। कुंभलगढ़ का युद्ध होता है 1443 के अंदर से, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर से नहीं, कुंभलगढ़ के अंदर से होता है मेरे भाई। अब देखते हैं मेरे भाई कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग युद्ध के बारे में जो 1443 में होता है। इसका रीजन क्या था मेरे भाई, उस रीजन के बारे में बात करें तो सारंगपुर युद्ध में अपनी हार का बदला लेना चाहता था कौन मेरे भाई, खिलजी लेना चाहता था। दूसरा बात करें इसके अंदर से क्या होता है कि महमूद खिलजी ने बाण माता मंदिर पर आक्रमण किया और प्रतिमा को तोड़कर उसके टुकड़े है ना कसाईयों को मांस तोलने के लिए बांट दिए गए।
बाद में साथियों संघर्ष होता है, महमूद खिलजी था और दीप सिंह जो कुंभा का सेनानायक था, इन दोनों के मध्य संघर्ष होता है। दीप सिंह साथियों इसमें से वीरगति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन महमूद खिलजी को पराजित कर देता है। ठीक है, अब एक और युद्ध आता है मेरे भाई, गागरोन का युद्ध आता है। गागरोन का युद्ध मेरे भाई कब होता है? 1444 को होता है, याद रखना है। कहाँ पर है गागरोन? झालावाड़ में। किस किस के मध्य होता है? महमूद खिलजी और पालन सिंह के मध्य होता है, जो कुंभा का भांजा था और गागरोन का शासक था। इसमें से साथियों क्या होता है कि महमूद खिलजी है वो इसमें विजय हो जाता है, और विजय हो जाने के बाद में साथियों गागरोन दुर्ग का क्या कर देता है? नाम बदल देता है। क्या नाम कर देता है? मुस्तफाबाद कर देता है। ठीक है, जो आपके अपने कलाम एकेडमी के टेस्ट सीरीज करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं, उसमें भी आपको दिया गया था। तो मैंने सारी चीज़ें कवर करते हुए बनाई गई है मेरे भाई। ऐसा कोई सवाल नहीं छूटेगा जो आपके पेपर में आ जाए और आपको आता नहीं हो या फिर आपकी क्लास में नहीं करवाया गया हो। और बात करें मेरे भाई तो महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था। 1446 में 2 बार किया था और 1456 में 1 बार किया था, और तीनों में क्या हो रहा था मेरे भाई? वो असफल रहा था, मतलब कि उसको विजय हासिल नहीं हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं मेरे भाई मेवाड़ गुजरात संघर्ष के बारे में अपन बात करते हैं, जिसमें से नागौर उत्तराधिकार का विवाद भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से देखो साथियों क्या था कि नागौर का जो शासक था वो फिरोज खां की मृत्यु के बाद में उसका जो पुत्र है ना मेरे भाई शम्स खां, वो गद्दी पर बैठता है। बाद में क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर से इसे शम्स खां को तो साथियों हटा दिया जाता है और फिरोज खां के भाई मुजाहिदीन खां शम्स खां को हटाकर साथियों गद्दी पर बैठता है। बाद में क्या होता है कि जो शम्स खां है वो सहायता मांगने के लिए कुंभा के पास में जाता है, और कुंभा उसकी सहायता भी कर देता है और वापस उसको उसका दुर्ग भी दे देता है, दिला देता है। और बाद में ये कहता है कि शम्स खां को कहता है कुंभा कि जो हम कहेंगे साथियों वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। शम्स खां सारी कंडीशन मान लेता है कि मैं सारी काम करने को तैयार हूँ। तब तो वो सारी कंडीशन मानने को तैयार हो जाता है। जैसे ही उसको साथियों नागौर का अधिकार मिल जाता है तो बाद में क्या करता है कि शम्स का है ना वो कुंभा की सारी शर्तों को नहीं मानते हुए इग्नोर कर देता है उसकी बातें। यहाँ पर से सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि शम्स खां द्वारा शर्त न मानने पर कुंभा उसे पराजित किया, और शम्स खां ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह से शरण ली थी, याद रखना है। अब साथियों क्या होता है कि एक चंपारण की संधि आपको देखने को मिलेगी जो 1456 में होती है, और साथियों कुंभा के विरुद्ध एक महागठजोड़ था आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ तो मालवा था, मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी था, उधर गुजरात का जो शासक था कुतुबुद्दीन शाह। ये साथियों क्या करते हैं कि दोनों एक साथ संयुक्त होकर मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, और बाद में साथियों दोनों प्लान बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे भाई? महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह हैं, दोनों प्लान बनाते हैं कि अपन दोनों जो भी अधिकार मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे मेवाड़ के अंदर। फिर बात करें मेरे भाई नीचे से गुजरात के अंदर से कुतुबुद्दीन शाह है ना मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है। बाद में उसको आगे खड़ा कौन पाता है? यहाँ पर से मारना कुंभा उसको मिलता है। मारना कुंभा कहता है कि भाई क्यों फालतू का दुश्मनी मोल ले रहा है, तेरा जितनी भी सेना का खर्चा लगा उससे डबल मैं तेरे को देता हूँ और तू अपने घर जा। वो रजामंदी कर घर चला जाता है। इधर ऊपर से साथियों मालवा की तरफ से महमूद खिलजी आता है। वो सोचता है कि साथियों कि गुजरात का जो शासक था कुतुबुद्दीन शाह वो तो अपने को मैदान में मिलेगा ही, मैं एक तरफ से हमला कर दूंगा तो उस पर मेवाड़ पर आक्रमण कर लेंगे। जाकर साथियों मैदान में जाकर देखता है और मैदान में साथियों उसको कुछ भी नहीं मिलता है। बाद में वो घबरा जाता है और बाद में वापस चला जाता है। तो यहाँ पर से मारना कुंभा ने अपनी श्रेष्ठ कूटनीति से संधि के उद्देश्य को विफल कर दिया गया। बाद में कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी के मन में क्या होता है मेरे भाई, जो महमूद खिलजी है इसके मन में ऐसा हो जाता है कि उसने तो मेरा साथ नहीं दिया। बाद में जो संधि हुई थी वो टूट जाती है। फिर एक नेक्स्ट युद्ध आता है मेरे भाई बदनौर का युद्ध, जो 1457 में होता है। उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो साथियों हिस्ट्री को ज़्यादा कहानियों से पढ़ोगे ना तो वो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगी, और कहानियाँ थोड़े टाइम के लिए याद रहती हैं और कहानियाँ आपको पेपर पास नहीं करवाती। और अभी आपने हाल ही के अंदर से देख रहे हो कि मेरे भाई कि आरपीएससी का रुख किस प्रकार से है। कहानियों से पढ़ने वालों के तोते उड़ा रखे मेरे भाई। तो कहानियों से पढ़ने से बजाय साथियों आप बढ़िया तरीके से पढ़ा करो, ऑथेंटिक चीज़ पढ़ोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अपन बदनौर का युद्ध जो 1457 को होता है। इसके अंदर से होता क्या मेरे भाई, ये बदनौर है कहाँ पर मेरे भाई? ब्यावर में है, और उस समय भीलवाड़ा में हुआ करता था। किस किस के मध्य मेरे भाई? यहाँ पर से मेवाड़ की तरफ से मारना कुंभा और मालवा की तरफ से साथियों मालवा प्लस गुजरात की संयुक्त सेना के मध्य ये युद्ध होता है। इसका जो रिजल्ट निकलता है मेरे भाई मारना कुंभा इसमें से विजय हो जाता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में साथियों मारना कुंभा है ना बदनौर के अंदर से
कुशला माता, याद रखना मेरे भाई, कुशला माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, सॉरी, कुशाला माता का निर्माण करवाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे भाई कि कुंभा एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक विद्वान और निर्माता भी माना जाता है। जैसे बात करें तो कुंभा का जो शासनकाल था वो मेवाड़ के सैन्य गौरव के साथ साथ साथियों सांस्कृतिक और चहुमुखी विकास के लिए एक स्वर्ण युग भी माना जाता है। बात करें मेरे भाई इसके नॉलेज के बारे में, फिर ज्ञान के बारे में, तो वह स्वयं वेद, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, संगीत और राजनीति में निपुण माना जाता है। संरक्षक के बारे में बात करें तो वह विद्वानों और साहित्यकारों और कलाकारों का महान आश्रयदाता भी कहा जाता है कुंभा को। ठीक, अब चर्चा करते हैं मेरे भाई जो कुंभा की उपाधियां हैं उसके बारे में। ये रही आपके पास में कुंभा की उपाधियां, इंपॉर्टेंट लगा लो, 100% आपसे पूछा जा सकता है। पहला बात करते हैं अभिनव भट्टाचार्य तो साथियों संगीत और वीणा वादक में निपुण होने का दी गई थी। दूसरा बात करते हैं हिंदू सुल्तान, तो समकालीन मुस्लिम शासकों से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए इसको दी गई थी। राजगुरु बात करें तो मेरे भाई राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने के कारण इसको ये उपाधियां मिली थी। दूसरा बात करें राणो रासो, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण ये उपाधियां मिलती थी। हाल गुरु बात करें तो मेरे भाई गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इनको हाल गुरु कहा जाता है। दान गुरु बात करें तो विद्वानों, कलाकारों और निर्धनों को दान देने के कारण साथियों इसको दान गुरु की उपाधि मिली थी। और भी बहुत सारी उपाधियां देखने को मिलेंगी जैसे चाप गुरु, सेल गुरु, छाप गुरु, अश्वपति, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर से देखो साथियों लिखी गई हैं चाप गुरु क्यों मिली थी मेरे भाई, धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण मिली थी। सेल गुरु युद्ध कला में निपुण होने के कारण मिली थी। दूसरा बात करें मेरे भाई नामात परम भागवत, विष्णु का भक्त होने के कारण मिली थी। छाप गुरु मेरे भाई छापा मार युद्ध प्रणाली में निपुण होने के कारण मिली थी। अश्वपति कुशल घुड़सवार होने के कारण मिली थी। दूसरा बात करें महाणा, अनेक राज्यों को अपने अधिकार में रखने के कारण ये उपाधि मिली थी। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई जो कुंभा का जो साहित्य था उसके बारे में, संगीत राज के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, 100% आपको छपेगा आपके पेपर के अंदर से। इसमें से क्या बताया कि प्रमुख ग्रंथों के अंदर से बात करें, संगीत राज संगीत शास्त्र का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो साथियों इसके 5 भाग आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से उसके बारे में बात करें तो पाठ्य रत्न कोश है जो सबसे बड़ा था, गीत रत्न कोश सबसे छोटा था मेरे भाई, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश आपको देखने को मिलते हैं। ये संगीत राज के 5 भाग आपको देखने को मिलते हैं। और बात करते हैं मेरे भाई जो कुंभा की अन्य रचनाएं हैं उनके बारे में, तो ये रही आपके पास में कुंभा के अन्य ग्रंथ, जिसमें से सुधा प्रबंधन, चूड़ प्रबंधन, कामरास, रतिसार 7 भागों में था, याद रखना है। संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, वाद प्रबंध आपको देखने को मिलती है। और बहुत बार पूछा जाता है प्रमुख टीकाओं के बारे में, तो जयदेव की गीत गोविंद पर साथियों नाम याद रखना। रसिक प्रिया, याद रखना मेरे भाई क्या है, रसिक प्रिया टीका लिखी थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं सारंगधर के संगीत रत्नाकार पर टीका लिखी थी, ये भी याद रखनी है। दूसरा बात करते हैं बाण भट्ट के चंडी शतक पर टीका लिखी थी, ये भी याद रखना है। ये बहुत बार पूछी जाती है, तीनों चारों टीकाओं को याद रखना है। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो महाराणा कुंभा है इसका निधन किस प्रकार से हुआ। अंतिम समय के बारे में बात करें तो वह अपने अंतिम समय में महाराणा कुंभा है वो उन्माद रोग से ग्रसित हो गया था। किससे हो गया था, उन्माद रोग से ग्रसित हो गया था। हत्या के बारे में बात करें जो 1468 में कुंभलगढ़ किले के महादेव, याद रखना मेरे भाई कौन सा तालाब, महादेव तालाब के निकट उनके पुत्र उदा, बोले तो उदयकर्ण ने उनकी हत्या कर दी थी। और उदा को साथियों मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई जो महाराणा कुंभा का युग था उसके अंदर से कला साहित्य किस प्रकार से आपको माना जाता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये रहा आपके पास में महाराणा कुंभा का कला साहित्य स्थापत्य कला के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करें मेवाड़ का स्वर्ण काल, तो साथियों नाम आता है कविराज श्यामल दास के ग्रंथ, नाम कौन सा याद रखना है, वीर विनोद। कौन सा, वीर विनोद। और वीर विनोद में लिखा गया है कि मेरे भाई कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उन 84 दुर्गों में साथियों 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और इसी के कारण साथियों कुंभा का जो काल है मेवाड़ के स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है, याद रखना है। अब और चर्चा करते हैं तो कुंभा के जो गुरुओं के बारे में अपन देख लेते हैं। ये रहा आपके पास में ज्ञान की नींव के बारे में बात करें तो कुंभा के गुरु आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो याद रखना है हीरानंद है। ठीक है, उपाधि किस कौन सी दी थी, कविराज की दी थी। दूसरा बात करते हैं संगीत गुरु कौन थे, तो सारंगधर आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, अब बात करते हैं इनके दरबारी विद्वानों के बारे में।
ये रही आपके पास में दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वानों के बारे में बात आती है तो कीर्ति स्तंभ के रचयिता माने जाते हैं कौन? अत्रि भट्ट माने जाते हैं। अत्रि भट्ट है मेरे भाई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता माने जाते हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई, एक और नाम आता है महेश भट्ट। ये अत्रि की मृत्यु के बाद में साथियों जो प्रशस्ति का जो पूर्ण है उसको किया था महेश भट्ट ने किया था। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन है, तो याद रखना मेरे भाई अत्रि भट्ट और महेश भट्ट, आपको दोनों को संयुक्त रूप से नाम याद रखना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई अन्य और दरबारी विद्वान आपको देखने को मिलते हैं साहित्यकार, जिसमें से नाम आता है मेरे भाई कान्हा व्यास। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, कान्हा व्यास क्या था मेरे भाई, ये कुंभा का एकमात्र वैतनिक कवि था। ये बोलता था कि भाई अपने को तो महीने वाले दिन सैलरी चाहिए, अपने को ना तो जागीरदार चाहिए ना कुछ और चाहिए ना सब कुछ चाहिए, अपने को तो महीने वाले दिन अपने अकाउंट में पैसे भेज देना। तो ये साथियों कुंभा का साथियों एकमात्र क्या था, कान्हा व्यास था, वो एकमात्र वैतनिक कवि था। इसकी रचना के बारे में बात करें तो एकलिंग महामात्य आपको देखने को मिल जाता है। इस ग्रंथ का जो प्रथम भाग था राजवर्णन, ठीक है, स्वयं कुंभा द्वारा लिखा गया था, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं मेहा जी के बारे में। मेहा जी का एक ग्रंथ आपको देखने को मिलेगा तीर्थमाला। इस पुस्तक के साथियों 120 तीर्थों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। और इस ग्रंथ के अनुसार कुंभा ने सोजत नागौर में हनुमान जी की मूर्ति लाए और जिन्हें कुंभलगढ़ और रणकपुर में स्थापित किया था, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो कुंभा कालीन जो जैन विद्वान थे उनके बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। 7-8 विद्वान थे उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं जो जैन विद्वान थे। तो सबसे पहला नाम आता है सोम सुंदर सूरी, दूसरे का नाम आता है जयचंद सूरी, दूसरा नाम आता है भुवन कीर्ति, दूसरा नाम आता है भुवन सुंदर सूरी आ जाता है, टिल्ला भट्ट आ जाता है मेरे भाई, और मुनि सुंदर सूरी भी आपको देखने को मिल जाता है, और सोमदेव भी आ जाता है। ये 7 थे मेरे भाई जो कुंभाकालीन जैन विद्वान थे। ये टिल्ला भट्ट बहुत बार पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा, याद रखना, शायद तक सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, किसमें पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया है। आगे बात करते हैं मेरे भाई जो कुंभा का प्रधान शिल्पी और साहित्यकार था उसका नाम था मंडन। मंडन से सवाल 100% पूछे जाते हैं, याद रखना है। कुंभा का प्रधान शिल्पी और साहित्यकार माना जाता है। गुजरात के खेता ब्राह्मण का पुत्र था, याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई तो कुंभा के द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं 4-5 नाटक हैं, याद रखना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं साथियों, तो मैंने इनको अलग से लिखा गया है। जैसे मुरारी संगीत कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, रस नंदिनी मेवाड़ी भाषा में लिखा गया, नंदिनी वर्ती मराठी भाषा में लिखा गया है, अतुल्य चातुरी ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आरपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड बनाएगी तो मेरे भाई मुरारी संगीत कौन सी भाषा में लिखा गया है, रस नंदिनी कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि कुंभा के जो नाटक है उन 4 नामों को दे देकर एक नाम को यहाँ पर से मिस कर बता सकता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। अब चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई जो मंडन है उस मंडन की रचनाओं के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। 10-12 रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो देखो साथियों मंडन की प्रमुख रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। पहला नाम आता है प्रसाद मंडन। इसमें से साथियों देवालय महल मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। राजवल्लभ मंडन मूर्तिकला और मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलती है। रूप मंडन मूर्तिकला विषयक ग्रंथ आपको देखने को मिलेगा। वास्तुसार वास्तुकला की जानकारी मिलती है। वास्तु मंडन वास्तुकला की सविस्तार याद रखना मेरे भाई, सविस्तार जानकारी मिलती है। दूसरा बात करते हैं कोदंड मंडन धनुर्विद्या संबंधी जानकारी आपको देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई इस स्लाइड को, ठीक है। 1-2 और बच जाती है मेरे भाई मंडन की रचनाएं, जिसमें से रूपावतार मंडन देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें तो शकुन मंडन देखने को मिलता है, वेद मंडन देखने को मिलता है, और देवमूर्ति प्रकरण आपको देखने को मिल जाता है। ये टोटल 10 प्रकार की रचनाएं हैं मंडन की, याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं तो थोड़ा सा अपन मंडन के परिवार के बारे में अपन देख लेते हैं। ये रहा मेरे भाई मंडन। मंडन का एक और नाम आता है मेरे भाई, नाम कौन सा है, नाथ था। यह मंडन का भाई था, याद रखना। इसकी रचना आपको याद रखनी है, वास्तु मंजरी याद रखनी है। दूसरा बात करते हैं मंडन के 2 पुत्र आपको देखने को मिलते हैं। इसमें से एक का नाम आ जाता है गोविंद। गोविंद के द्वारा 3 रचनाएं लिखी जाती हैं। कलानिधि, दूसरा बात करें दूसरा नाम आता है उद्धार धोरणी, और तीसरी रचना का नाम बात करें तो द्वार दीपिका आपको देखने को मिल जाती है। ईश्वर के बारे में बात करो तो ये मेरे भाई मंडन का दूसरा पुत्र था। रम्माबाई के निर्माण कार्यों में जिसमें से आपको देखने को मिलता है रामस्वामी मंदिर का शिल्पी भी माना जाता है, ठीक है, जिसको अपन आगे देखेंगे। तो ये आगे मेरे भाई आपके पास में विदुषी राजकुमारी रम्माबाई। रमाबाई के बारे में बात करें तो मेरे भाई रमाबाई कौन थी, कुंभा की पुत्री थी, याद रखना। एक महान संगीतज्ञ, साहित्य में वागेश्वरी देवी कहा गया था, याद रखना है। इनका जो विवाह होता है मेरे भाई गिरनार के जो शासक होते हैं, गुजरात गिरनार के शासक होते हैं मेरे भाई मंडलिक चतुर्थ से इनका विवाह होता है। बाद में क्या होता है कि साथियों पति द्वारा
महमूद बेगड़ा के डर से इस्लाम को स्वीकार कर लिया जाता है। और इस्लाम को स्वीकार करने के बाद में साथियों ये वापस कहाँ पर आ जाती हैं, कुंभा के पास या फिर मेवाड़ आ जाती हैं, याद रखना है। बाद में क्या होता है मेरे भाई कि कुंभा के द्वारा इसको एक जागीर दी जाती है, याद रखना, नाम आता है जावर या फिर योगनीपट्टनम की जागीर इसको दी जाती है। वहाँ पर से साथियों इसके द्वारा एक निर्माण करवाया जाता है। देखो दो चीज़ आपको देखने को मिले, एक का नाम आता है रामकुंड और दूसरे का आता है राम स्वामी मंदिर या विष्णु मंदिर है। इसका जो निर्माण है, जो शिल्पी है वो ईश्वर था, जो मंडन का बेटा था, जो अपने पहले पढ़ा था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। अब देखते हैं मेरे भाई जो कुंभा के बारे में जो स्थापत्य कला करवाई गई थी उसके बारे में। तो देखो साथियों, स्थापत्य का सिरमौर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। स्थान कहाँ पर है मेरे भाई, ये राजसमंद में है। इसका वास्तुकार मंडन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका महत्व और अन्य नामों के बारे में बात करें तो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी और मेवाड़ की आंख इसको कहा जाता है, याद रखना है। और जानकारी जब अपन आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, तो कुंभा द्वारा अन्य निर्माण भी बनाए कर दुर्गों का निर्माण भी करवाया गया था, जिसमें से अचलगढ़ आ गया सिरोही में 1452 में पुनः निर्माण करवाया गया। दूसरा बात है बसंतगढ़ या फिर बसंती दुर्ग सिरोही में निर्माण करवाया गया। मचान दुर्ग सिरोही में करवाया गया, मेरों के पर नियंत्रण हेतु करवाया गया था। बोहमठ दुर्ग उदयपुर में करवाया गया, भीलों पर नियंत्रण हेतु करवाया गया था। एक बेराट दुर्ग भीलवाड़ा में भी इनका निर्माण करवाया गया था, बेराट दुर्ग का। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये तो दुर्गों के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं अपन मंदिरों के बारे में। तो साथियों सबसे पहला नाम आता है श्रृंगार चौरी, चित्तौड़गढ़ में है मेरे भाई, शांतिनाथ को समर्पित है, याद रखना है। इसका जो निर्माण है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कोषाध्यक्ष नाम आता है वेलाक भंडारी द्वारा करवाया गया था। और कुंभा ने अपनी बेटी की शादी यहाँ पर की थी, याद रखना है। दूसरा नाम आता है एकलिंग नाथ जी का मंदिर था, उसका जो मंदिर का खंडित भाग का पुनर्निर्माण इनके द्वारा करवाया जाता है। एक कुंभ श्याम मंदिर है वो भी यहाँ पर इनके द्वारा करवाया जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर आ गया। दूसरा बात करें लक्ष्मी नारायण मंदिर आ गया, समिदेश्वर मंदिर आ गया, कुड़केश्वर मंदिर आ गया, वराह मंदिर आ गया। इन सारे मंदिरों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। एक कुंभा के काल के अंदर से एक साथियों रणकपुर का जैन मंदिर है, उसका भी आपको देखने को मिलेगा। इसको अपन डिटेल में आगे देखेंगे मेरे भाई आर्ट एंड कल्चर के अंदर से। इसका जो निर्माण है वो 1439 में धर्नक्सा जैन व्यापारी और कुंभा का जो मंत्री था उसके द्वारा करवाया गया था। इसका वास्तुकार याद रखना इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देपाक था। समर्पित किसको मेरे भाई, जैन तीर्थंकर आदिनाथ को या फिर ऋषभ देव या फिर केसरीनाथ को समर्पित है, याद रखना है। अन्य नाम बात करें तो साथियों स्तंभों का अजायबघर इसको कहा जाता है, क्योंकि साथियों इसमें से 1444 स्तंभ आपको देखने को मिलते हैं एक जैसे ही। ठीक है, और इसी के काल में साथियों के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी आपको देखने को मिलती है। इतिहास का शिलालेख अपन बात करेंगे तो देखो साथियों 3 दिसंबर 1440 में इसको बनाया गया था। इसके जो प्रशस्तिकार थे अत्रि भट्ट और उसका बेटा महेश भट्ट थे, याद रखना है। जानकारी क्या मिलती है मेरे भाई, बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की गुहिल वंशीय शासकों की उपलब्धियां यहाँ पर से आपको देखने को मिलती है। कुंभा के विजय अभियानों की जानकारी भी इसमें आपको देखने को मिलती है। मूल रूप से बात करें तो साथियों 8 शिलाएं पर थी, लेकिन वर्तमान में केवल आपको 2 ही शिलाएं उपलब्ध देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं मेरे भाई जो कुंभा के बाद में उसके जो उत्तराधिकारी आते हैं उसके बारे में। ये आपके पास में कुंभा के उत्तराधिकारी आपको 2 देखने को मिलते हैं। एक आता है उदय या फिर उदयकर्ण, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो 1468 से 1473 तक था। एक आता है रायमल जो 1473 से 1509 तक आपको देखने को मिलता है। जो उदा था या फिर उदयकर्ण था साथियों, ये राणा कुंभा की हत्या कर देता है और बाद में शासन संभालता है। ये चीज़ आपने पहले देखी थी। ठीक है, और जब इसके पिता की हत्या होती है, रायमल या फिर उदयकर्ण के साथियों हत्या करता है कौन, उदा करता है, तो उस समय साथियों ये रायमल था मेरे भाई ईडर में थे, याद रखना। और मेवाड़ के सरदारों ने इनको ईडर में बुला लिया था, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ का पितृहंता शासक नाम आता है उदयकर्ण या फिर उदा, जिसका शासनकाल 1468 से लेकर कब तक था मेरे भाई, याद रखना आपको 1473 तक आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में हम बात करें, देखो साथियों अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर मेवाड़ का शासक बना, इसे मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, और बात की जाए तो मेरे भाई छोटे भाई रायमल ने साथियों क्या किया, उदा को जावर दाड़िमपुर और दूसरा मेरे भाई एक को नाम आता है जाबी, कौन सा नाम आता है, जाबी, जाबी और पानगढ़ युद्धों में हराया था, याद रखना है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई हार के बाद में उदा अपने पुत्र सहसमल और दूसरे का नाम आता है सूरजमल के साथ में साथियों मांडू का जो शासक आता है गयासुद्दीन के दरबार में शरण लेने चला जाता है।
बाद में क्या होता है मेरे भाई कि एक दिन है ना गयासुद्दीन जो है उसको छत पर बुलाता है कि अपने को मेवाड़ पर किस प्रकार से अधिकार करना है उसके बारे में अपने को देखना है। तो देखो साथियों, इस प्रकार से वो छत थी, उस छत के अंदर से साथियों क्या होता है कि यहाँ पर से जो नाम आता है साथियों उदा, वो उदा तो आ जाता है। और उस समय बारिश हो रही थी और साथियों जो गयासुद्दीन है उस समय नहीं आता, उसको कोई काम हो जाता है और बाद में इसके ऊपर से आकाशीय बिजली पड़ जाती है और बाद में यहाँ पर इसका मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई जो रायमल है और रायमल का शासन के बारे में। और रायमल के शासन के बारे में क्या होता है कि स्थिरता के अंदर से पुनर्व्यवस्था होती है। इसका जो शासनकाल था वो 1473 से लेकर 1509 तक था, याद रखना है। प्रारंभिक चुनौतियां इसको क्या देखने को मिलती है कि मालवा का जो शासक था गयासुद्दीन ने उदा के बेटे नाम आता है मेरे भाई सहसमल और सूरजमल के साथ में मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, बाद में क्या होता है कि मेरे भाई रायमल की विजय हो जाती है। इसमें से रायमल ने उन्हें दासा, याद रखना मेरे भाई कौन सा, दासा नामक स्थान पर पराजित किया और मेवाड़ की रक्षा की। दूसरा बात करते हैं कूटनीति विभाग के बारे में। तो देखो साथियों क्या होता है कि मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री आती है श्रृंगार देवी से विवाह किया और जिससे मेवाड़ मारवाड़ संबंध मजबूत हो गए थे, याद रखना है। और बात करें मेरे भाई जो श्रृंगार देवी है, इसने साथियों गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था, उसका अपन आगे चर्चा कर लेंगे, आगे आ जाएगा। यहाँ पर से देखो साथियों रायमल के निर्माण और कार्यों के बारे में बात करते हैं। रानी आती है श्रृंगार देवी, इन्होंने चित्तौड़ में साथियों गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था, याद रखना है। दूसरा बात करें रायमल द्वारा निर्मित जलाशयों के बारे में, तो याद रखना 3 जलाशयों का निर्माण करवाया था। एक का नाम आता है मेरे भाई समया संकट, दूसरे का नाम आता है राम, तीसरे का नाम आता है शंकर, आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें मेरे भाई तो मंदिरों के निर्माण के बारे में, तो साथियों भगवान शिव के अद्भुत नाथ जी का मंदिर करवाया था, निर्माण किसने, रायमल के द्वारा करवाया जाता है। अब बात करते हैं रायमल के दरबारियों के बारे में। तो साथियों एक का तो नाम आता है जो शिल्पी था, शिल्पी का नाम था अर्जुन। एक आता है मेरे भाई, 2 आते हैं कवि, एक का तो नाम था गोपाल भट्ट और दूसरे का नाम आपको देखने को मिलेगा महेश भट्ट। ये रहा देखो साथियों दरबारी विद्वानों में कवि कौन थे, एक तो गोपाल भट्ट एक महेश भट्ट आ जाते हैं। यहाँ पर से एक बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से शिल्पी और लिख लो फिर इसमें साथ में, जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो। तो उसका नाम क्या था मेरे भाई, अर्जुन नाम था, याद रखना है। क्या नाम था, अर्जुन, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई रायमल था, रायमल की संतानों के बारे में। तो मेरे भाई रायमल के बारे में बात करें तो साथियों ये कम नहीं था, इसके 11 रानियां थी। कितनी थी, 11 रानियां थी, 13 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, याद रखना। अब साथियों सिंहासन के जो दावेदार बात करें तो मेरे भाई रायमल के 3 ही आपको देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3 ही देखने को मिलेंगे, जिसमें से बात करें पृथ्वीराज आता है जो सबसे बड़ा था, दूसरा जयमल था, तीसरा आता है साथियों संग्राम सिंह जो सांगा कहलाया था, याद रखना है। अब अपन इसके डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो साथियों जो सिंहासन का जो मेन दावेदार था वो पृथ्वीराज था। ठीक है, पृथ्वीराज सबसे पहला दावेदार माना जाता है, जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उपनाम क्या था मेरे भाई, उड़ना राजकुमार था। कारण क्या था मेरे भाई, वह अपनी तेज धावक क्षमता और कल्पना में माहिर होने का उसको उपाधि मिली थी। इसका जो घोड़ा था मेरे भाई, तो वो भी याद रखना, घोड़ा कौन सा था मेरे भाई, इसके घोड़े का नाम था साहण। क्या था, साहण, याद रखना है, अण है, याद रखना है इसको। ठीक है, दूसरा बात करें इसका जो विवाह होता है वो टोडा के शासक राव सुल्तान की पुत्री ताराबाई से इसका विवाह होता है। ताराबाई एक वीरांगना थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, और इसी ताराबाई की याद के अंदर से साथियों एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला वो बनाया जाता है, वो अपन देखते हैं। ताराबाई और तारागढ़ दुर्ग की कहानी के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज ने अजमेर दुर्ग पर विजय प्राप्त की। उन्होंने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण या फिर जीर्णोद्धार करवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था, याद रखना है। ठीक है, अजमेर दुर्ग था, बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया, तारागढ़ इसका नाम रख दिया गया। आगे बात करते हैं मेरे भाई उड़ना राजकुमार का दुख अंत के बारे में बात करते हैं। अब देखो साथियों पृथ्वीराज की जो बहन थी आनंदाबाई, याद रखना है, और इसका जो विवाह होता है वो सिरोही के जगमाल से हुआ था, जो साथियों इसको प्रताड़ित करता था। और बाद में क्या करता साथियों, जो पृथ्वीराज है ना अपने बहनोई को समझाने के लिए सिरोही गया था। बाद में क्या होता है मेरे भाई कि ये बोलता है जगमाल को कि भाई सुधर जा, मेरी बहन को परेशान मत कर। वो मान जाता है कि मैं नहीं परेशान करूंगा, लेकिन साथियों वो पहले से ही छल कपट इंसान था। उसने क्या किया साथियों, जब उसको वापस लौट रहा था तो उसको बोला कि साहब ये खाना खा लेना, उसको खाना दे दिया, फिर लड्डू दे दिए गए। तो वापस लौटते समय साथियों बहनोई जगमाल ने धोखे से विषाक्त लड्डू खिला दिए, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज की 12 खंभों की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के पास में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, सिंहासन का जो दूसरा दावेदार निकलता है जयमल आता है।
जयमल के बारे में हम बात करें तो साथियों, टोडा के राव सुल्तान का राज्य मालवा के गयासुद्दीन ने छीन लिया था। सुल्तान ने शर्त रखी कि जो भी उसे टोडा वापस दिलाएगा वह अपनी पुत्री ताराबाई के विवाह उससे कर देगा। जयमल ताराबाई के प्रति आसक्त था और उसने राव सुल्तान के साथ में अभद्र व्यवहार किया। इस दुर्व्यवहार से साथियों क्रोधित होकर राव सुल्तान ने जयमल की क्या कर दी, हत्या कर दी। बाद में पृथ्वीराज ने टोडा जीतकर सुल्तान को दे दिया और ताराबाई से विवाह किया। याद रखना है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं मेरे भाई, जो सिंहासन था उस सिंहासन की भविष्यवाणी हो चुकी थी और इन भाइयों के अंदर से संघर्ष उत्पन्न हो चुका था। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि संग्राम सिंह, बोले तो सांगा है ना, वो मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। इस बात से पृथ्वीराज और जयमल नाराज हो गए और बाद में साथियों इस बात की पुष्टि कराने के लिए वो भीमल गांव, कौन सा गांव मेरे भाई, भीमल गांव, एक चारण महिला ज्योतिषी के पास में गए और उसने भी यही भविष्यवाणी की, कौन सी की, कि संग्राम सिंह सांगा है वो मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो ये बात सुनकर साथियों भाइयों में विवाद उत्पन्न बढ़ जाता है और फिर इसमें से लड़ाई होने लग जाती है। उसके बारे में बात करें तो भाइयों के बीच में जानलेवा हमला होता है। भविष्यवाणी सुनने के बाद में क्रोधित पृथ्वीराज अपनी तलवार की मुठ, मतलब कि जो पीछे वाली जो नोक है, उससे राणा सांगा पर प्रहार किया, जिससे राणा सांगा की एक आंख फूट जाती है। और इस लड़ाई में उनके चाचा सारंगधर है, वो बीच बचाव के साथ साथियों वो बीच बचाव करते हैं और सारंगधर है वो मारा जाता है। राणा सांगा वहां से भाग जाता है। यह थोड़ा सा याद रख लेना। और बाद में साथियों जो सांगा है ना, वो कहाँ पर जाता है, अज्ञातवास काटता है। बचाव के लिए साथियों वो क्या करता है, पहली जो शरण लेता है वो सेवत्री गांव राजसमंद के राठौड़ बिदा के पास में लेता है। बाद में दूसरी जो शरण है मेरे भाई श्रीनगर अजमेर में करमचंद पवार के पास में। यहाँ पर से साथियों ने भाइयों की मृत्यु तक साथियों अज्ञातवास से जीवन बताया था। ये याद रख लेना इतना, ठीक। तो ये वाली क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा होगा। देखो साथियों मैं एकदम अट्रैक्टिव कंटेंट बनाकर लेकर आता हूँ और एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आता हूँ, जिससे आपको मजा आए मेरे भाई। और इस क्लास की जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मेरे भाई, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।